हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी कि अनोखी, अलग ही दुनिया। इस लेख में लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह इसके लेखक हैं। इस लेख में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है, यानी कि अलग ही है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियां सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी। यानी कि चिट्ठियों का अपना अलग महत्व था, है और हमेशा बना रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी कि फोन और एसएमएस, फोन के ऊपर जो एसएमएस आते हैं उनमें हमें वो खुशी नहीं मिलती जो किसी के हाथ से लिखे हुए पत्र द्वारा हमें मिलती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। यानी कि नाम कुछ भी हो, लेकिन उनका महत्व समान है, एक समान ही है हर जगह। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी कि पत्र के ऊपर जो पता लिखा होता है वहां पर वो पत्र पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे होते हैं जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। यानी कि तार आने के बाद इनकी गति और अधिक बढ़ गई संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने में के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि इसको बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में इस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया। जैसे कि आप अपने स्कूलों में पत्र लिखना सीखते हैं ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी कि 1972 में यह प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन करवाए जाने लगे जो इन बच्चों की आयु 16 वर्ष से कम है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती यानी कि दूर देश के वो गांव जो कि शहरों से काफी दूर हैं, वहां पर भी आज भी चिट्ठियों का चलन है, शहरों की बजाय ज्यादा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, यानी कि सैनिक जो होते हैं वो देश के किसी भी कोने में अपने घरों से बहुत दूर होते हैं, तो वो घर से आए पत्रों का इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे।
पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन के साधन यानी कि इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जो पहले जाने में या पहुंचने में टाइम लगता था, वो अब कम समय में दूरी तय हो जाती है, तो पत्र जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का साधन इकलौता चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। अब चिट्ठी के साथ और बहुत से साधन हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। विरासत क्या होती है? यानी अपने पुरख, अपने पूर्वज, जैसे पिता, दादा, फिर उनके पिता, हमारे जो पूर्वज थे, उनके जो भी वस्तुएं हैं वो विरासत मानी जाती हैं। और उन इसी तरह से उनकी लिखी हुई चिट्ठियां आज भी लोग संभाल कर रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन गांधी को फोन करते, और पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि अगर उस टाइम सिर्फ फोन पे ही जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से बात करते, तो आज हमारे लिए वो पत्र नहीं होते, जो हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी कि फ़ोन में जो हमारे एसएमएस होते हैं, संदेश जो होते हैं, वो बहुत समय तक संभाल कर हम नहीं रख सकते। या तो वो अपने आप किसी कारण से डिलीट हो जाते हैं, या फिर हम उन्हें हटा देते हैं फ़ोन में से। लेकिन पत्र को कभी भी कोई फाड़ के नहीं फेंकता, वो हमेशा उनको संभाल के रखते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि पुराने जो पत्र हैं, उनसे उनको देखकर पढ़कर हमें समझ आता है कि उस समय में कैसी भाषा होती थी, कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, कैसी उनकी लिपि होती थी। ये सब बातों का हमें पता चलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। आप जानते ही हैं कि हमारा देश जब गुलाम था, तो यहाँ अंग्रेज थे जो अपने देश को छोड़कर यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने अपने परिवार वालों को यहाँ के बारे में बताया। तो उनके लिखे कुछ पत्र आज भी संभाल कर रखे गए हैं भारत में। तो उनसे पता चलता है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। यानी कि गांधी जी इतने प्रसिद्ध थे विश्व में कि उनके नाम कोई भी पत्र आता तो सिर्फ उनका नाम और इंडिया लिखा होता था, और कोई पता नहीं होता था। और इसी के बेस पे ही जहां वो होते वहीं पत्र पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी कि वो कोशिश करते थे कि हर पत्र का जवाब वो खुद दे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। मतलब कि वो दोनों हाथों से लिखते थे, एक हाथ थक जाए तो दूसरे से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रखा हुआ है। यानी कि लोग उनकी याद में उन पत्रों को फ्रेम करवाकर अपने घरों में रखे हुए हैं, या संग्रहालयों में उनको संभाल कर रखा गया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर से पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्र के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। कि प्रेमचंद जो था थे
वो जो नए लेखक होते थे उनको बहुत अच्छा जवाब देते थे ताकि उनको प्रोत्साहन मिले आगे लिखने के लिए। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, यानी कि उन दोनों के जो आपस में पत्र थे उनका संग्रह करके उनको इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, यानी कि सबसे अच्छा समझा जाता है डाक विभाग को ही। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी कि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कहीं भी किसी देश के कोने में रहता है, हर किसी को पत्र का एक जैसा इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। यानी कि लोग, करोड़ों लोग जो है वो डाकघरों में से आए अपने पत्रों का इंतजार करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनकी कितनी भूमिका है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। चूल्हे जलते हैं यानी कि उनके घर का गुजारा जो होता है वो कैसे होता है, जो कोई भी घर का मेंबर है जो दूर घर से गया हुआ है और वो मनी ऑर्डर करवाता है, अपने पैसे मनी ऑर्डर से भेजता है और उसी से उनके घर का खर्चा चलता है, तो वो लोग उसका इंतजार करते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है, भगवान का दूत माना जाता है उसको, जो मनी ऑर्डर लेकर आता है। तो ये था आपका पाठ। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है। स्थायी यानी कि न मिटने वाला होता है। उसमें मानवीय प्रेम व लगाव का समावेश रहता है। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन फोन पर की गई बात अस्थायी होती है। एसएमएस से संदेश सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं। पत्र भावना प्रधान होते हैं व शिक्षाप्रद होते हैं। अमिट यादें उनके साथ जुड़ी होती है। पत्रों को एकत्रित करके पुस्तक का भी रूप दिया जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस में ऐसा नहीं किया जा सकता। संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन पत्र ही है। क्यों? क्योंकि पत्र चिट्ठी लिखते टाइम हमें सिर्फ एक कागज चाहिए, और अगर हम फोन पे एसएमएस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें फोन खरीदना होगा, उसको रिचार्ज करवाना होगा। तो ये सारी चीजें उसमें हमें चाहिए जो खर्चा ज्यादा करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है, पत्र को खत उर्दू भाषा में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम जाबू और लेख तेलुगु में और तमिल में काडिद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या सुझाव या प्रयास किए गए हैं, बताइए। उत्तर है, पत्र लेखन के विकास हेतु स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया है, यानी कि कंपटीशन करवाया जाता है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ताकि बच्चों की रुचि पत्र व्यवहार में बनी रहे। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर है, पत्र को धरोहर कह सकते हैं क्योंकि इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। उपयोगी व शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है, जैसे गांधी जी के पत्र और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र आज तक सहेजे हुए हैं, यानी कि संभाल कर रखे हुए हैं। ये पुस्तक के रूप में पुस्तकों की दुकानों व प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालयों में से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो लेकिन हम उन्हें स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रख सकते। यदि कंप्यूटर के द्वारा सहेजना चाहें
भी, तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी पड़ती है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है, भले ही वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग सुविधा अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम नहीं हो सका। पत्रों की अपनी दुनिया है जिसमें विश्व स्तर तक वे अपना विस्तार पाते हैं। आज व्यापारिक और विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही पहुंचाई जाती है। डाक विभाग के साथ साथ कोरियर कंपनियां भी चाहे काम करती रहें, लेकिन डाक विभाग का अपना महत्व है। पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था, न कम है और न कभी कम होगा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।